गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज से अपन जो है अपना यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और इसका मॉड्यूल नंबर 4 है, जिसका मेन जो टॉपिक है वो है हमारा सर्विस मार्केटिंग मिक्स और सर्विस डिज़ाइन। कि मार्केटिंग मिक्स में हम अब सर्विस के रिगार्डिंग, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हम गुड्स पढ़ रहे थे तो गुड्स और सर्विस इंडस्ट्री में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। जब हम गुड्स की बात करते हैं तो हमारे पास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए 4 P's आते हैं, पर जब हम सर्विस सेक्टर में चले जाते हैं तो यहाँ हमारे लिए 4 नहीं, जब 3 एक्सटेंडेड मिक्स और ऐड हो जाते हैं। तो यही आज का हमारा पूरा टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है हमारा सर्विस मार्केटिंग मिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को कि इस टॉपिक में क्या क्या लिखा है। तो सर्विस मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या है? एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स। कुछ लोग ये भी कहते हैं, क्योंकि सर्विस के अंदर गुड्स के कंपैरिजन में 3P जो है एडिशनल ऐड हो जाते हैं। और यदि हम मार्केटिंग मिक्स या सर्विस मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो सर्विस के अंदर एक मेन कंटेंट जुड़ जाता है, वो है सर्विस का ब्लूप्रिंट, जो गुड्स के केस में नहीं होता। तो सर्विस मार्केटिंग मिक्स में क्या है, हम 7 P's की स्टडी करते हैं और प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हम 4 P's की स्टडी करते हैं। कौन कौन से वो 7 P's होते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये 4 P तो आपने सेकंड सेमेस्टर से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। सर्विस सेक्टर के केस में हमारे पास 3 मार्केटिंग मिक्स P's ऐड हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस। तो सर्विस मार्केटिंग में हमारे पास 7 P's ऐड हो जाते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। इनको 1 बाय 1 अपन इस पूरे चैप्टर में, ये जो पूरा टॉपिक है आपका यूनिट 3 में, इसमें क्या है, आप यही सब चीज़ों को पूरा एक्सप्लोर करके पढ़ेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू की हिसाब से पढ़ेंगे इस लेक्चर में, फिर धीरे धीरे बाकी चैप्टरों में मैं आपको हर एक मार्केटिंग मिक्स को पूरी तरह से इन डेप्थ स्टडी आपको मैं करवाऊंगा। तो 4 P's जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल P's, तो ये जो है ये एक तरीके से कंट्रोलेबल मार्केटिंग टूल्स हैं। इनको कुछ कंपनीज अपनी टैक्टिकल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके साथ मिलके ही हम अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं। जब भी कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिज़ाइन करती है तो इन 4 P's को वो इंक्लूड करती है गुड्स के केस में। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? ट्रेडिशनल मार्केटिंग 4 P's। तो कौन कौन से थे? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब जो ये 4 P's हम यूज़ कर रहे हैं, ये 4 P's हम किसको ध्यान में रख के करते हैं? अपने टारगेट कस्टमर को ध्यान में रख के हम अपने इन 4 P's के रिगार्डिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करते हैं। तो प्रोडक्ट को जब हम चूज़ करते हैं तो प्रोडक्ट में लेते हैं प्रोडक्ट की वैरायटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का डिज़ाइन, प्रोडक्ट के फीचर, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, उसकी पैकेजिंग, उसका साइज़, उसकी सर्विस और उसकी वारंटी। गुड्स के केस में अगर हम प्राइस ले रहे हैं तो प्राइस के रिगार्डिंग भी हम लोग कई सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे डिस्काउंट प्राइस क्या होता है, अलाउंसेस क्या होते हैं, पेमेंट पीरियड क्या होता है, क्रेडिट टर्म्स क्या होता है, प्राइस कैसे डिटरमाइन की जाती है, स्ट्रैटेजी कौन सी होती है, प्राइस के रिगार्डिंग हम स्ट्रैटेजी या बेस प्राइस, फाउंडेशन प्राइस कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। देन आता है प्रमोशन। प्रमोशन आपको याद होगा, मैंने ये आपको IMC के अंदर यानी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के MB 3 में मैंने आपको प्रमोशन के बारे में बताया था कि प्रमोशन कंपनीज कैसे करती हैं। तो नॉर्मली प्रमोट करने के कई सारे वेज हैं, पर जो कॉमन कंपनी यूज़ करती हैं वो कौन कौन सा करती हैं? एडवर्टाइजमेंट यूज़ करती है, पर्सनल सेलिंग यूज़ करती है, सेल्स प्रमोशन यूज़ करती है और पब्लिक रिलेशन यूज़ करती है। ऐसे ही यदि हम लास्ट 4 P यानी कि प्लेस का मतलब क्या होता है कि वो जगह जहाँ पर हम अपने कंज्यूमर को अपनी गुड्स और सर्विसेज एज सून एज पॉसिबल उसको हम क्या कर सकें? प्रोवाइड करा सकें। तो प्लेस के रिगार्डिंग जब हम कंटेंट या स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं हमारे चैनल्स, हम लोग देखते हैं जियोग्राफिकल एरिया जो हम मैक्सिमम कवर कर सकते हैं, हम देखते हैं हमारी लोकेशन जहाँ पे हमारे कंज्यूमर भी अवेलेबल हैं और वो हमें ईजीली अप्रोच कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब आपके दोनों चीज़ों से जुड़ता है।
सबसे पहली चीज़ कि सप्लायर के थ्रू आपकी जो इंडस्ट्री या आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे आपके गुड्स कितनी जल्दी और इजीली पहुँच सकते हैं, ये हम इन्वेंट्री के वक्त ध्यान देते हैं। देन होता है ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, चाहे रॉ मटेरियल का आपकी इंडस्ट्री में आना हो, चाहे फिनिश गुड का कंज्यूमर मार्केट में जाना हो, इन दोनों चीज़ों के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हम जब प्लेस की बात करते हैं तो हम इस चीज़ को भी कंसीडर करते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर। फिर आता है लॉजिस्टिक्स। देखिए, लॉजिस्टिक्स कुछ थोड़ा सा नया कंसेप्ट आपको नज़र आएगा, बट लॉजिस्टिक्स भी क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एज सून एज पॉसिबल और लीस्ट डिलीवरी टाइम, ये कंसेप्ट के साथ हम लॉजिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, मैंने पहले भी आपसे कहा, देखिए सर्विस मार्केटिंग के अंदर चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे प्राइस हो, चाहे प्लेस हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे पीपल हो, प्रोसेस हो, फिजिकल एविडेंस हो, ये सारी टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज गुड्स को और अब सर्विस को जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है, वो है क्या, टेंजिबिलिटी का। गुड्स को देख के कंज्यूमर उस चीज़ की क्वालिटी, स्टैंडर्ड, मेजरमेंट, परफॉर्मेंस, डिज़ाइन, इसके बारे में वो अंदाज़ा लगा सकता है। बट सर्विस के केस में वो किसी चीज़ को देख तो पा ही नहीं रहा। जब तक वो गुड्स को खरीदेगा नहीं या सर्विस को कंज्यूम नहीं करेगा, तब तक वो अपना फीडबैक या उस सर्विस के बारे में अपना ओपिनियन जनरेट नहीं कर सकता। तो यदि हम सर्विस इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रोडक्ट का मतलब क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट वही है जो आप बेच रहे हैं। अगर मैं बैंकिंग हूँ तो मैं बैंकिंग के प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, वो मेरे लिए प्रोडक्ट है। मैं अगर इंश्योरेंस में हूँ तो इंश्योरेंस से रिगार्डिंग सेल्स उनको कर रहा हूँ, वो मेरे प्रोडक्ट है। मैं अगर होटल इंडस्ट्री में हूँ तो अपने जो उनके लिए मैं फूड और डिश और मील का इंतजाम कर रहा हूँ, वो मेरे लिए प्रोडक्ट है। बट ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें सर्विस के अंदर आती हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स आर रिलेट इन द प्रोडक्ट्स विच इज़ सर्विस, जो कि इनटेंजिबल इन नेचर है, दिखाई नहीं देने वाली उनको सर्विस। तो फिजिकल प्रोडक्ट तो आपको दिखाई देता है, जैसे मैं साबुन की बात करूं, डिटर्जेंट की बात करूं, शैम्पू की बात करूं, कार की बात करूं या बस की बात करूं, मुझे ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इनको मैं मीज़र भी कर सकता हूं, डिज़ाइन के बेसिस पे परफॉर्मेंस भी एनालाइज कर सकता हूं। बट इन सर्विस के केस में मैं किसी भी चीज़ को मीज़र नहीं कर सकता। यदि मैं टूरिज़्म इंडस्ट्री की बात करूं, मैं एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करूं, तो बिना पढ़े या बिना उस टूरिज़्म के पैकेज को लिए या वहाँ जाए, मैं सर्विस के बारे में कैसे ओपिनियन दे सकता हूँ। आज कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, क्या मैं सिर्फ बाहर की बिल्डिंग देख के अंदाज़ा लगा सकता हूँ? नहीं, मुझे वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, तभी तो मैं अपना फीडबैक दे पाऊँगा, अपना ओपिनियन बना पाऊँगा कि सर्विस कौन सी अच्छी कौन सी नहीं है। तो ये थोड़ा सा क्या है, सर्विस इंडस्ट्री के केस में इंटेंजिबिलिटी का पोर्शन आ जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और देखिए, सर्विस प्रोडक्ट के केस में क्या है, क्योंकि सर्विसेज सबके लिए अलग अलग होती हैं और सर्विस क्या है, पेरिशेबल भी होती है। बहुत जल्दी कंज्यूम करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है, इसलिए हम उसको पेरिशेबल भी कह सकते हैं, और इसका कोई मालिकाना हक तो हो ही नहीं सकता। तो सर्विस प्रोडक्ट जो होती है ना, जब हम सर्विस को बनाते हैं तो हमें बहुत चीज़ें ध्यान से रखनी पड़ती हैं, बहुत सोचना पड़ता है, प्रोएक्टिव प्लानिंग करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं बन जाती। इसलिए मैंने आपसे कहा स्टार्टिंग के अंदर, सर्विस के केस में हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, सर्विस का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो यदि मैं एक रेस्टोरेंट को खोल रहा हूँ, एक रेस्टोरेंट का ओनर हूँ, तो मुझे सबसे पहले अपने रेस्टोरेंट की सर्विस के रिगार्डिंग एक ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करना पड़ेगा, ताकि मैं अपने कस्टमर को कैसे कैसे सर्विस दूंगा, वो जब मेरे से इंटरेक्ट करेगा तो उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट होगी, ये सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा, उस ब्लूप्रिंट के अंदर बनाऊँगा। ये टॉपिक आप है ना यूनिट नंबर 5 के अंदर पढ़ेंगे, चिंता मत, 4 के अंदर पढ़ेंगे, सॉरी। मैं आपको 4th लेक्चर यूनिट नंबर 4 के अंदर एक कंटेंट समझाऊंगा कि सर्विस ब्लूप्रिंट होता क्या है। देन अब यदि मैं सर्विस ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ तो मुझे हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। अब देखिए कि फिलिप कॉटलर ने प्रोडक्ट के केस में आपको 5 चीज़ें बताई थी कि हर प्रोडक्ट के 5 लेवल होते हैं, कोर बेनिफिट, जेनेरिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट और पोटेंशियल प्रोडक्ट। अब सर्विस के केस में भी प्रोडक्ट के लेवल तो वही है, बट हमें समझना पड़ेगा क्योंकि सर्विस क्या है, इंटेंजिबल है।
तो यहाँ हम उस रेस्टोरेंट का ही एग्जांपल लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री के अंदर या होटल इंडस्ट्री के अंदर आपके 5 प्रोडक्ट्स लेवल क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं कोर बेनिफिट क्या है। यदि मैं एक कस्टमर हूँ और एक होटल या एक रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे क्या चाहिए, मुझे माने वो होटल या रूम या रेस्टोरेंट होटल किस लिए किया है, क्योंकि मुझे वहाँ कोर बेनिफिट चाहिए। कोर बेनिफिट क्या है, मुझे मेरी नींद प्रॉपर चाहिए, मुझे वहाँ आराम मिलना चाहिए। ये एक होटल इंडस्ट्री का कोर बेनिफिट है जो कस्टमर चाहता है अपने होटल से। दूसरा बेसिक चीज़ें क्या है, रूम तो होना ही चाहिए। भाई आदमी अगर आराम करने आ रहा है तो रूम में तो ठहरेगा, छत पर तो ठहरेगा नहीं। ऐसे ही एक बेड होना चाहिए, एक नीट एंड क्लीन बाथरूम होना चाहिए। ये कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ एक रूम के अंदर, एक होटल के अंदर कंज्यूमर सोच के चलता है। एक्सपेक्टेड क्या चलता है कि उस रूम के अंदर कुछ अलग से एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज़ मिल जाए, जैसे रूम बहुत शांत हो, एक अरोमा अच्छा हो, लाइटिंग सिस्टम अच्छी हो, थोड़े से स्मार्ट गैजेट्स लगे हों, वो भी वो एक्सपेक्ट कर सकता है। यदि हम ऑगमेंटेड 4th लेवल की बात करते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा कस्टमर क्या चाहता है। हमारा कस्टमर चाहता है कि जो उसको रूम सर्विस मिले वो बिल्कुल एक्यूरेट मिले, प्रॉम्प्ट मिले। अगर म्यूज़िक हो तो बहुत ही अच्छा है, उसका एम्बियंस हो बहुत अच्छा है। तो ये ऑगमेंटेड लेवल पे वो बात करता है। और लास्ट लेवल कौन सा आता है, पोटेंशियल, यानी कि उसके अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग वो क्या सोचता है, यदि वो बिल्कुल एक 5 स्टार होटल के स्वीट के कमरे की तरह हो, यानी स्पेशियस हो, उसमें आपके लिए जकूज़ी हो, बाथरूम में बहुत ज़्यादा स्मार्ट गैजेट हो, फ्रिज हो, यानी सारी बेसिक्स फैसिलिटीज़ आपको उसी रूम के अंदर मिल जाए तो वो और ज़्यादा अच्छा फील करता है। देन आता है पैकेज। अब आप देखिए सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि गुड्स तो कई बार हम 1 या 2 के बंडल में दे सकते हैं, पर सर्विस के केस में क्या है, आजकल पैकेज सिस्टम चलने लग गया। तो पैकेज क्या है कि आप मार्केट के अंदर कंज्यूमर को एक सर्विस का बंच बना के दे रहे हैं। इस सर्विस के बंच में आपको कुछ चीज़ें टेंजिबल दिखाई देंगी और कुछ चीज़ें क्या होंगी, इनटेंजिबल होंगी। बट जब हम सर्विस पैकेज की बात करते हैं तो हमें ध्यान क्या रखना है, जो कोर सर्विस है ना उसको हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। मैं मानता हूं कि होटल के अंदर कोर सर्विस क्या थी, एक आरामदायक रूम, मेरी नींद, तो उसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता, बट उसके साथ मैं अलग से कुछ चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। जैसे आपके आने पे मैं आपको एक वाईफाई का पासवर्ड यूज़र नेम दे सकता हूँ, मैं आपकी डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो ये मैं अपनी सर्विस के अंदर आपको क्या कर दूँगा, कुछ एडिशनल बेनिफिट दे दूँगा। जैसे मान लीजिए आप ग्रुप ऑफ पर्सन आ रहे हैं तो मैं आपको अपने कंपनी या अपने होटल की तरफ से क्या करूँगा, 1 टाइम मील फ्री कर दूँगा, चाहे आपके लिए वेलकम ड्रिंक फ्री कर दूँगा या 1 टाइम के स्नैक्स मैं आपके लिए फ्री कर दूँगा। तो मैं आपको पैकेज बना के दूँगा अपनी सर्विस के रिगार्डिंग, तो आपको जो फील है, जो आप एज ए कस्टमर आपको वैल्यू नज़र आती है वो और अच्छी बढ़ जाए। आजकल देखिए कस्टमर के लिए क्या किया जा रहा है, सर्विस इंडस्ट्री में नई नई चीज़ें ऑफरिंग की जा रही हैं। सबसे पहले कस्टमर्स को बेनिफिट दिया जा रहा है कि कस्टमर को बेनिफिट कैसे दिया जा सके। सर्विस के रिगार्डिंग कस्टमर को बताया जा रहा है कि आपको सर्विस में और क्या बेनिफिट है, जैसे मैंने कहा पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी मैं आपको दे दूँगा। तीसरा, अगर हम देखें डिलीवरी सिस्टम, सर्विस के अंदर डिलीवरी बहुत ज़्यादा बेंचमार्क बनाई जाती है। आप देखिए कई सारे, आपको पता होगा, लॉजिस्टिक, कार्गो, पार्सल डिलीवरी वाली इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक डिलीवरी टाइम को अपना क्या मानती हैं, अपना मेन वेपन मानती है कस्टमर को बेनिफिट देने के लिए। आपने डोमिनोज़ का नाम सुना होगा, तो ½ एन आवर के अंदर आपको पिज़्ज़ा डिलीवरी करके दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपको क्या कर रहे हैं, न्यू सर्विस ऑफर करते हैं ताकि कस्टमर्स को कुछ बेनिफिट नज़र आए। ऐसे ही जो मैं बेनिफिट कंज्यूमर को दे रहा हूँ ना, अब कंज्यूमर को जब तक वो बेनिफिट पता नहीं लगेंगे तब तक वो मेरे पास नहीं आने वाला। तो अपनी पैकेजेस, अपनी सर्विसेज, अपनी बेनिफिट के लिए मैं क्या करता हूँ, अब कंज्यूमर को इन्फॉर्म करता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ, बार बार उसको अप्रोच करता हूँ डिफरेंट टूल्स के थ्रू। फिर आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग मतलब आपने पहले भी पढ़ा था कि जो भी प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ उसके बदले में जो कंज्यूमर मुझे पे करेगा, दैट इज़ माई प्राइस। तो मान लीजिए अगर मैं एक रेस्टोरेंट का ऑनर हूँ और मैंने अपने यहाँ सिर्फ खाने की प्राइस रखी है जो मैं सर्व कर रहा हूँ, पर एक बात देखिए, मैं अपने होटल में एक अच्छा एम्बियंस रख रहा हूँ,
मैं अपने होटल में साफ़ सफाई रख रहा हूँ, मैं अपने होटल में अच्छा फर्नीचर रख रहा हूँ, मैं अपने होटल में अच्छी कटलरी रख रहा हूँ, तो क्या मैं उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा? क्या मेरी कॉस्ट नहीं बढ़ रही? तो जब मैं प्राइस की बात करता हूँ ना अपने कस्टमर्स के, तो मुझे अपनी हर एक इंकर्ड कॉस्ट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो कॉस्ट मैंने लगा दी, एम्बियंस, फर्नीचर, कटलरी, इसके पैसे मैं कंज्यूमर से तो मांग नहीं सकता, ना वो देगा। क्यों? क्योंकि वो तो मुझे किस चीज़ के पैसे देगा? जो खाना वो खाने आ रहा है उसके पैसे देगा। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं उस कॉस्ट को इस फूड के अंदर किस तरह से एडजस्ट करूं ताकि मेरी कॉस्टिंग भी रिकवर हो जाए और मुझे लॉस भी ना हो और मेरे कंज्यूमर को भी ये ना लगे कि मुझसे बहुत एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है। तो यहाँ हम बात करते हैं गाइडलाइंस ऑफ प्राइसिंग की। सबसे पहली बात देखिए कि जब हम प्राइस की बात करेंगे तो हमें डिमांड को देखना पड़ेगा कि यदि आप डिमांड के फ्लक्चुएशन को इजीली हैंडल कर पाएँ वो प्राइस आपको रखनी है। ऐसे ही आपकी जो सर्विस होनी चाहिए ना वो आपकी कॉस्ट के बेसिस पे होनी चाहिए कि आपने जो भी टेंजिबल क्लूज रखे, जैसे मैंने कहा एम्बियंस, मैंने कहा फर्नीचर, मैंने कहा कटलरी, तो ये सारी चीज़ें अगर मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी की रखी हैं तो मैं उस कॉस्ट को ऐड करूँगा। अगर मैंने बिल्कुल एवरेज रखा है और उसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कंज्यूमर उस हाई प्राइस को पैसे देने को तैयार नहीं होगा। देन सर्विस प्राइस के वक्त हमें ध्यान रखना है कस्टमर को कुछ वैल्यू एडिशन देना, एडिशनल क्वालिटी के अंदर एडिशनल। देन और प्राइस ऐसी होनी चाहिए जो आपके कंपटीशन को भी क्या कर ले, कोप अप कर ले। अब मैं बात करूंगा आपके ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि प्राइस आपकी परसेप्चुअल पोजीशनिंग को अफेक्ट करती है। प्राइस के रिगार्डिंग हमारी जो PLC यानी हमारी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है और हमारे लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट असर करती है। देन कंपटीशन जो हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव की, वो क्या होगा? अगर वो ब्रांड के बीच में है, यदि प्रोडक्ट के ब्रांड के बीच में है तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपने कस्टमर को प्राइस से ही सेटिस्फाई कर सकते हैं। ऐसे ही प्राइस आपकी ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को भी रिकमेंड करती है, उसको भी रेफर करती है। यदि हम प्राइसिंग की बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ, तो देखिए जब हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को कवर कर रहे हैं तो हम डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट वेरियस मार्केटिंग मिक्स को इंक्लूड करते हैं। वो कौन कौन सी है? तो देखिए प्राइस डिसीजन के अंदर हम कुछ चीज़ों को या प्राइस सेट करते वक्त हम कुछ चीज़ों में क्या ध्यान रखेंगे, कुछ चीज़ें सिग्निफिकेंट है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम ध्यान रखेंगे। जैसे जब हम प्राइस रखें हमें देखना है कि हमें कस्टमर्स को या मार्केट में अपने प्रोडक्ट या सर्विस की पोजीशनिंग कैसे करनी है। देन हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारी जो सर्विस है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज पर है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपने इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट पढ़ा होगा कि कई बार क्या होता है कि जब डिमांड बढ़ती चली जाती है तो प्राइस रेंज कम होती चली जाती है, और ऐसे ही जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती चली जाती है। तो ऐसे ही ये कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है। फिर आता है आपका कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। मार्केट में जो अदर कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने अपने प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस क्या रख रखी है, और इस ओवरऑल प्राइस का आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कितना इन्फ्लुएंस है ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। देन आता है प्लांट मार्केट पोजीशन फॉर द सर्विस प्रोडक्ट। देखिए मार्केट पोजीशनिंग का मतलब होता है कि हर एक पर्सन मार्केट में मौजूद, हर कंज्यूमर, हर सप्लायर आपके प्रोडक्ट के बारे में ही सोचे, आपके प्रोडक्ट को ही जाने। तो हमें अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस को अपने कॉम्पिटिटर, अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने कस्टमर के माइंड के अंदर प्लेस करना है। इस तरीके से पोजीशनिंग करनी है कि वो हमारे प्रोडक्ट के अलावा कुछ और ना सोचे। तो सर्विस किस तरीके से दिखाई देती है वो हमें समझनी है अपनी पोजीशनिंग में। आपका जो प्राइस का जो एलिमेंट है ना वो आपकी मार्केटिंग मिक्स का बहुत इन्फ्लुएंस करेगा। यदि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस अदर कॉम्पिटिटर की तुलना में बहुत ज़्यादा है बट क्वालिटी कम है तो कंज्यूमर उस चीज़ को ध्यान नहीं देगा, ना ही कोई सुनना और समझना चाहेगा। ऐसे ही टेंजिबल प्रोडक्ट, जैसे मैंने कहा, यदि आप किसी होटल में जा रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई जो मील ऑर्डर करते हैं तो आपने देखा कि वहाँ की सब्ज़ी और यहाँ अदर होटल की सब्ज़ी की प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर वो किस चीज़ को ध्यान देगा? वो देगा एम्बियंस को, टेंजिबल क्लूज़ को, कि हाँ कैसा एम्बियंस है, एनवायरनमेंट कैसा है, फर्नीचर कैसा है, कटलरी कैसे हैं, ग्लासेस कैसे हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें वो देखेगा, उसका अंदाज़ा लगाएगा और उसके बेसिस पे वो सर्विस को या प्रोडक्ट को क्या करेगा? कंपैरिजन करेगा। तो यही है बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।